Dear friend, welcome to our channel AEH. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पीपीएम में कंसंट्रेशन कैसे निकालें, उससे आगे की बात करते हैं। और इससे आगे जाने से पहले हमें कुछ सिंबल की ज़रूरत होती है ना, पहले उन सिंबल की बात करेंगे। जैसे मानिए आपकी जो ए है ना, ए को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉल्वेंट को, के को करते हैं सॉल्वेंट को। ये पहले ले लीजिए, सॉरी, ए बी है ना, इससे हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कोई सॉल्यूशन है अगर ए भी लिखा हुआ है आपके सामने। और अगर खाली ए लिखा हुआ है तो आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे ये सॉल्वेंट है, ए से सॉल्वेंट रिप्रेजेंट होगा और बी से जो है ना सॉल्यूट रिप्रेजेंट होगा, है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब देखिए अगर स्मॉल एन है तो इसका मतलब होगा मोल्स, है ना, किसी चीज़ के मोल्स। और W से हम रिप्रेजेंट करेंगे मास को, W से मास को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कैपिटल M होगा उससे हम मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास। और नेक्स्ट और देखते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ आता है Na, एन ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए एन ए क्या ले रखा है, सॉल्वेंट है ना, और एन क्या ले रखा है, ये ले रखा है मोल। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसी तरह हमने ले लिया एन बी, बी हमने क्या ले रखा है, सॉल्यूट, एन हमारे पास क्या है, मोल। तो इसका मतलब ये है कि मोल ऑफ सॉल्यूट। W है ना, W ले लिया और लिया है WA। अब हमें पता है कि W से हम क्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W से मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और A से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद फिर WB हम लिख लेते हैं। तो WB है ना, B तो आपको पता है कि सॉल्यूट है और W क्या है, मास। तो अब क्या लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और नेक्स्ट एक आप लिख लीजिए MA, है ना। M से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर मास को, है ना। और A क्या है हमारा, यही है सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर M भी लेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ यूज़फुल सिंबल थे, हम आपको बता चुके हैं। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, उससे पहले हम कुछ चीज़ों का मोलर मास लिखते हैं। तो देखिए, है ना, हम वी हैव रिटन द मोलर मास अबाउट सम यूजफुल एटम, है ना। कुछ एटम के मोलर मास लिख चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक लिखा है ना, कार्बन 12 लिखा है, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16 है, सोडियम 23 है, पोटेशियम 39, सल्फर 32 है ना, फास्फोरस 32, क्लोरीन 35.5, इसी तरह कैल्शियम 40, मैग्नीशियम 24, है ना। उसके बाद Ag है 108, Br है 80, I है 127, Al है 27 और Cu है ना 63.5। तो ये हम मोलर मास लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, MHNO3 यानी कि HNO3 का मोलर मास ऑफ HNO3। तो आप कैसे निकालेंगे, है ना, निकालना बिल्कुल ईजी है। H का देख लीजिए, H का 1 है तो आपने लिखा 1 प्लस, अब N है ना, आगे N जुड़ा हुआ है तो आप N का देख लेते हैं 14 प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन 3 है भैया, तो 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे 1 प्लस 14 और प्लस, है ना, 48, और इस तरीके से जो आपका मोलर मास आ जाएगा टोटल, इसका निकल के आ जाएगा 63।
इसी तरह आप इसका निकालते हैं, है ना, मोलर मास ऑफ H2O। H का आपको पता है H2 ले रखे हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन है ना 1 है, तो 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया 18, मोलर मास 18 आ गया। HCl का निकालते हैं, H का 1 है प्लस Cl का हमने लिख रखा है 35.5 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आ गया 36.5। तो आई थिंक यू शुड ट्राई मोर, है ना। आपको और भी इस तरह की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लेते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं। इक्विवेलेंट मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना। एन फैक्टर ये जो है एसिड, बेस और क्या बोलते हैं साल्ट, है ना, उसमें वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, आप HCl का इक्विवेलेंट मास निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले तो मोलर मास लिखना पड़ेगा, ऊपर आप लिखेंगे मोलर मास, ठीक है। अब देखिए एन फैक्टर क्या होगा, रिप्लेसेबल ऑफ, अगर इसमें HCl है ना, यानी कि कोई एसिड है, तो रिप्लेसेबल ऑफ H पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं HCl, तो हमें पता है H का 1 होता है और Cl का कितना होता है 35.5 होता है। और अगर हम इसकी बात करें, है ना, अगर इसकी रिप्लेसेबल होने की बात करें तो देखिए क्या होता है, H पॉजिटिव वाला निकल जाता है, Cl निगेटिव वाला निकल जाता है, यानी कि रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन आयन है वो ओनली 1 है। तो अगर हम बात करें कितना हो जाएगा 36.5, ये आ गया, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ HN या H2SO4, इसका ले लीजिए, है ना। जब आप इसका लेंगे तो वही है, ऊपर क्या लिखना है आपको, मोलर मास, है ना, मोलर मास ऊपर आ गया। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, रिप्लेसेबल, है ना, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। तो अब इसका मोलर मास देख लीजिए, H का कितना होता है 2 प्लस S का कितना बताया था 32 प्लस, है ना, और ऑक्सीजन 4 है, 4 × 16, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी अगर इसको हम देखते हैं इस ये आयनों में किस तरीके से टूटेगा, तो उसमें 2 कंडीशन बनेगी। एक तो होगा H पॉजिटिव कितने होंगे 2 और SO4 नेगेटिव, ये कंडीशन बनेगी। यानी कि अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आ रही है, तो इस कंडीशन में 2 लेना पड़ेगा, है ना। और जब आप 2 ले लेंगे, ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद 92 हो जाता है ना अपॉन 2। तो फिर क्या करते हैं, अब इनको 2 4 8 और 2 9 18, तो हमारे पास क्या आ जाता है 49 आ जाता है। और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, वही है, उसी का तरीका है। H का कितना होता है 1 होता है, 9 का विजय कितना होता है 14 होता है, और 3 ऑक्सीजन है 16 होता है ऑक्सीजन, है ना। अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें वही 1 आ रही है ना। अब इसका मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलर मास हमने पीछे निकाल लिया था। निकालने के बाद कितना आता है आपका 63। आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 63, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास, है ना, मोलर मास के बराबर है। अगर हाइड्रोजन आयन 1 है तो उस कंडीशन में क्या आता है, जो इक्विवेलेंट मास आता है वो मोलर मास के बिल्कुल बराबर रहता है। अब हम देखते हैं जो हमारे बेस होते हैं उनके लिए मोलर मास, तो हम लिख चुके हैं, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH का इक्विवेलेंट मास तो वही है, ऊपर तो मोलर मास आ जाएगा, नीचे एन फैक्टर आ जाएगा। एन फैक्टर क्या है इस बार, OH नेगेटिव आयन, क्या है OH नेगेटिव आयन, यानी कि रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, है ना।
अब अगर इसकी बात करें तो रिप्लेसेबल देखो NaOH है ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी कि रिप्लेसेबल OH कितना है, 1 है। अब अगर Na की बात करें तो 23 होता है भैया, ऑक्सीजन 16 होता है और इसका होता है 1 है ना, और अपॉन कितना आ गया, क्योंकि एक ही है तो 1 आ गया ना। अब आप जब इनको जोड़ें तो 14 हो गया है ना, 14 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 14 आ गया, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना आ गया, 40 आ गया है, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट मास ये है और क्या बोलते हैं, मोलर मास भी सेम ही है। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH ट्वाइस है ना, इसका इक्विवेलेंट मास लेंगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मोलर मास है ना, और नीचे क्या लिखेंगे, H फैक्टर। H फैक्टर यहाँ पे क्या है, रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है ना। अब अगर इसके मोलर मास की बात करें, यानी कि CaOH ट्वाइस का है ना मोलर मास देखें, तो मोलर मास देखे कितना हो जाएगा CaOH ट्वाइस का, कि हमारे पास इसका होता है Ca का, हमने लिखा है पीछे 40 और प्लस है ना, ऑक्सीजन 2 हैं तो 32 हो जाएगा है ना, हाइड्रोजन भी 2 हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रिप्लेसेबल ऑफ अगर हम इसको ऐसे तोड़ कर देखें है ना, CaOH ट्वाइस है, Ca पॉजिटिव OH नेगेटिव 2 हो जाते हैं, यानी कि OH नेगेटिव कितने हैं, 2 हैं। तो इस कंडीशन में क्या लिखते हैं आप, इसके नीचे 2 लिख लेते हैं ना, और जब आप इसके नीचे 2 लिख लेते हैं, इसको जोड़ के आपका कितना आ गया, 74 अपॉन कितना है, 2 है ना, 2 3 6 2 7 40, तो आपका आ गया है 37। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl सॉल्ट है, तो नीचे N फैक्टर आ जाएगा। N फैक्टर में आप ये कह लीजिए कि N फैक्टर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, सीधा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वैलेंसी है ना, N फैक्टर वैलेंसी। अब अगर NaCl की बात करें तो Na का आप जानते हैं कि 23 होता है और Cl का कितना होता है 35.5 है ना मोलर मास, और वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। तो आप है ना कितना हो जाएगा 58.8 हो जाएगा है ना, ठीक है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास Na2CO3 है ना, Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाए, मोलर मास है ना, नीचे N फैक्टर, यानी कि N फैक्टर को हमने कहीं से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे हमारा है वैलेंसी N फैक्टर है ना, ठीक है। अब अगर बात करते हैं Na2 है ना, तो Na2 है, यानी 2 × 23 हो गया, और C जो होता है हमारा कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन 3 है भैया तो 3 की मल्टीप्लाई हो गई है ना, 46 हो गया, 12 हो गया, 48 हो गया, और वैलेंसी है ना, वैलेंसी 1 ही चल रही है, सॉरी अगर इसकी वैलेंसी की बात करें Na2CO3 है ना, तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, Na पॉजिटिव है ना और CO नेगेटिव, तो ये कंडीशन बन रही है, यानी कि वैलेंसी बैठ रही है 2, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 है ना 2। अब जब आप इसको जोड़ लेंगे है ना, तो कितना बैठ रहा है 106 बैठ रहा है, फिर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 3 6, इस तरीके से आपका आ जाएगा 53। अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं ना, इसमें 2H2 2 ये होता है ना, ठीक है। अब अगर इक्विवेलेंट मास निकाले, वही कंडीशन है, आपको क्या लिखना है, ऊपर तो मोलर मास हो गया आपका है ना, और नीचे क्या हो गया N फैक्टर है ना। लेकिन ये अगर आप इसकी बात करें तो ये एसिड होता है ना, और एसिड होता है तो इसमें से जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक ये है ना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होती है, तो इसका मतलब ये क्या, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब आप इसका टोटल देखेंगे ना, जब आप इसका टोटल निकालते हैं तो इस कंडीशन में C का कितना होता है 12 होता है, तो 2C 24 हो गया ना। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं ना, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन बैठते हैं है ना, 2 ये
2 4 है ना, इस तरीके से 6 बैठते हैं। ये एक काम करते हैं, 4 का आप अलग लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, इनका आप अलग लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें H2O का पता है कितना होता है, 18 होता है, और ये है 2, तो कितना आता है, 36 आता है ना। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो इसमें मैंने बताया एक ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी कि यही निकलते हैं, है ना, आयन के रूप में। अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं, है ना। टोटल करने के बाद हम क्या पाते हैं कि इसका आता है 126 और अपॉन 2 है, 2 6 2 3 इस तरीके से कितना आता है हमारे पास, 63 आता है। तो देखिए क्या रहा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ NaOH, है ना। NaOH के 80 ग्राम में क्या करना है, हमें मोल निकालना है ना। अब आपको पता है कि हम अगर W से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे हमने जिक्र कर दिया था 80 ग्राम होता है ना। और फिर इसका M भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखें, पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था, वो आपको बताया था मैंने कि जो मोल होता है, मोल, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि W/M, है ना। W/M से मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यानी कि हमें मोल निकालना है, तो हमें यह भी चाहिए, है ना। ठीक है, और फिर नीचे क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। और मोलर मास Na का कितना होता है भैया, Na का 23 और ऑक्सीजन का 16 और H का 1, तो इस तरीके से कितना आ जाता है, 40 आ जाता है ना। तो अब आप निकालेंगे N का फॉर्मूला बताता है ना, W/M होता है। ठीक है, अब W कितना है आपके पास, 80, और M कितना है, 40, तो आपका कितना आ गया, 2, है ना, 2 मोल्स। आपका आंसर आ गया 2। इस तरीके से क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल इन 256 ग्राम ऑफ SO2, है ना। तो आपको, है ना, ये फार्मूला है, ऑलरेडी जानते हैं। अब अगर हम बात करें W की, तो W हमें दे दिया है, कितना दिया है ना, 256। अब अगर बात करते हैं SO2 की, तो इसका हमें मोलर मास निकालना है ना, यानी कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ SO2। तो S का निकालेंगे भैया। अब S का आपको पता है कितना होता है, 32, और ऑक्सीजन है 2, है ना, इसका भी कितना होता है, 32। तो टोटल मोलर मास की अगर बात करें तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है ना। अब 64 हो गया, अब आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे, N=W की वैल्यू कितनी है, 256 रख लीजिए W की जगह, तो हो जाएगा 256 अपॉन, है ना। अब आपका SO2 का कितना है, 64 है, 64 रख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 3 2 2 है ना, और फिर 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 6 2 4 और कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपके आ गया 4 मोल्स। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.